हेलो एवरीवन। तो आज का जो न्यूज़ आर्टिकल है हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, बात करेंगे हमें प्रीलिम संबंधी कौन-कौन से प्रश्न करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। मेंस संबंधी 2 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, आंसर राइटिंग का प्रयास करेंगे। तो आइए मैं स्वागत करता हूँ आपका घटना सूत्र की इस पहल में, जहाँ पर हम चर्चा करते हैं डेली करंट अफेयर्स के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, यहाँ पर हम 5 एमसीक्यूज़ देखते हैं। साथ ही साथ मेंस के जो 2 आर्टिकल है वह भी देखते हैं। मेंस के 2 क्वेश्चन उन्हें भी देखते हैं। तो मैं पेन बदल लेता हूँ और फिर हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आज का क्या कहना चाह रहा है? ये कलर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। पहला प्रश्न बेसिकली कहना चाह रहा है कि यहाँ पर देखिए यूएस और चीन की जो टैरिफ डील के बारे में है। यूएस ने 345 बिलियन डॉलर मूल्य के सामानों पर 45 से 30% का टैरिफ यहाँ पे कम किया है। यह बारे में बात करें। दूसरा, यूएस ने क्या किया है, कृषि निर्यातों पर टैरिफ पूरी तरह से हटा दिया है। ताज़ा टैरिफ लगाने के लिए 90 दिन का स्थगन समझौता। कल हमने डिस्कस किया था, हमने बताया था कि 90 दिन तक ऐसा दोनों की भी सहमति हो गई कि 90 दिन तक दो में से कोई भी देश नए टैरिफ नहीं लगाएंगे। ठीक है? तो ये तो बात है ही, ये तो समझौता है, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर कि पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि कृषि निर्यात पूरी तरह से टैरिफ हटा दे? क्या इतना बड़ा समझौता हो गया है? फिर यूएस ने लगाया ही क्यों था, अगर यूएस को इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना होता तो? तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर कि ये जो ऑप्शन है, तो दूसरा गलत है और केवल 2 इसके सही है, पहला और तीसरा यहाँ पर सही है। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर कोई प्रेम संबंधी कोई ऐसी संस्था या कुछ भी ऐसा नहीं जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें। आगे प्रश्न में हम देखते हैं तो आपको और भी चीजें मिलेंगी देखने को। अब हम बात करते हैं कथन की। यह यदि व्यवस्थित रखा जाए तो वैश्विक शिपिंग उत्सर्जन 2050 तक 50% बढ़ सकता है। देखिए अभी तक जिस जिस सिचुएशन में जिस तरह से पोल्यूशन हो रहा है शिपिंग के द्वारा, अगर ऐसा होता है तो 50% पोल्यूशन बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, ये स्टेटमेंट तो सही है ना। इनमें से अब देखें, अब या तो ये गलत हो गया, है ना? इनमें से तीन में से कोई हो सकता है। अब बात करते हैं कारण की। आईएमओ के पास समुद्री क्षेत्र के लिए कोई शून्य शुद्ध उत्सर्जन लक्ष्य नहीं है। क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि कल हमने देखा था कि आईएमओ है, उसने क्या की टारगेट किया है, उसने टारगेट 2050 तक जीरो कार्बन जीरो कार्बन इमिशन करना। तो इसका लक्ष्य है यहाँ पर। तो जो कारण है यहाँ पे गलत है, कथन सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दूसरा चीज यहाँ पे गलत है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर नजर डाल लेते हैं आईएमओ के बारे में, कि अब यहाँ पर बात हो रही, तो आईएमओ के बारे में थोड़ा सा नजर डाल लें। आईएमओ के बारे में देखें, थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। आईएमओ के बारे में देखें तो क्या देखेंगे आईएमओ के बारे में। आईएमओ को 1948 में स्टैब्लिश किया गया था संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है। अब इसमें अगर आप देखें लगभग 175 सदस्य, भारत भी इसका सदस्य देश है। अब भारत, इसका पर्पज बेसिकली ये है, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, प्रदूषण को रोका जाए। तो देखिए प्रदूषण को रोकना इसका जब संकल्प ही है न? तो फिर यहाँ पर जीरो टारगेट तो हमेशा निश्चित है कि सभी लोग आजकल ले रहे हैं। भारत ने भी 2070 तक का टारगेट लिया पंचामृत के तहत, चाइना ने 2060 तक का टारगेट लिया है। तो यहाँ पर बेसिकली ये पर्पज है। साथ ही अगर आप देखें समुद्री दुर्घटनाओं से कम करना, फिर मार्पोल कन्वेंशन से पर्यावरण को संरक्षण का प्रावधान करना, यहाँ पर भी है। भारत अगर देखें तो आईएमओ का परमानेंट मेंबर तो है ही। 2021 में भारत को कैटेगरी बी में रखा गया था, ठीक है ना, शिपिंग के संबंध में। अगर आप देखें प्रमुख संधि अगर आप देखें इस संबंध में दिखाई, जैसे मार्पोल कन्वेंशन, इसने आईएमओ के थ्रू देश साइन करते हैं। फिर सोलास कन्वेंशन है, सेफ्टी ऑफ लाइफ इन ओशियन है ना। इस तरह से आप देखें आईएमओ हालांकि ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा दे रहा है यहाँ पर। फास्ट यहाँ पे देखें, जो इधर से उधर सामान है वो जा पाए। साथ ही साथ अगर आप देखें पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारात्मक प्रभाव उसका कम पड़े। अगला आर्टिकल बात करेंगे यहाँ पर भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन बेसिकली आर्टिकल नहीं, न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति का विवरण वर्तमान में संवैधानिक अनुच्छेद द्वारा अनिवार्य किया गया है। अब क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपको लग रहा है कि इस संबंध में इतना मुद्दा उठा है तो क्या स्टेटमेंट सही होगी? गलत है, ऐसा कोई भी अनिवार्य यहाँ पे तो प्रावधान नहीं है। दूसरा, न्यायाधीशों के संरक्षण 1985 न्यायाधीशों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। ये तो बात सही है कि जो न्यायाधीश हैं उनकी सुरक्षा देश से 1985 का अधिनियम करता है। तीसरा, भारत में स्वतंत्र न्यायिक निगरानी इस संस्था का प्रभाव है। जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत में न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र दिखाई देती, कोई हस्तक्षेप नहीं है। इवन जो अपॉइंटमेंट उसको लेकर आप देखेंगे, एनजेसी बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, उसको भी न्यायपालिका ने 99 संविधान संशोधन को मूल ढांचे के खिलाफ मान के इसको उल्लंघन कर दिया। तो कोई यहाँ पे बेसिक प्रावधान नहीं दिखाई देता है इस संबंध में। यहाँ पे बात है तो केवल दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल की, तो आप पाएंगे अनुच्छेद 124 है, वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करने की। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे 124 यहाँ पर देखेंगे, फिर अनुच्छेद 125 यहाँ पे बात करता है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात करता है, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में। फिर 126 आप देखेंगे मुख्य न्यायाधीशों का कार्य। तो इस तरह से अगर आप देखें 124 से लेकर 142 तक के जो आर्टिकल है, 124 से
142 संबंधी जो आर्टिकल है वो किस बारे में बात करें, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनके संबंध में यहाँ पे बात हो रही है। फिर आप देखेंगे जो हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश उनके संबंध में आर्टिकल का प्रावधान कहाँ शुरू होता है, 214 आर्टिकल शुरू होता है। 214 से अगर आप देखें बेसिकली 237 तक चलता है। ठीक है, तो इसमें हाई कोर्ट संबंधी जो अपॉइंटमेंट है, रिट्स हैं, अवमानना, इस संबंध में शक्ति यहाँ पर हाई कोर्ट को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण शक्ति हैं जो न्यायपालिका को प्राप्त है। अनुच्छेद 32 के तहत अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है कि जो फंडामेंटल राइट कोई वायलेट करता है तो रिट संबंधी अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 226 के तहत भी इनको यहाँ पे अधिकार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली बात हो गई किसके बारे में, संविधान में जो न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त है उसके संबंध में। फिर अनुच्छेद 136 के बारे में बात करता है कि विशेष अनुमति याचिका या स्पेशल लीव पिटिशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। फिर आगे हम देखेंगे आर्टिकल में अगला प्रश्न बात कर रहा है कि दिल्ली वास्तविक समय आधारित जल उपयोग योजना में बदलाव का प्रावधान यहाँ पर बता रहा है। फिर दूसरा बता रहा है अमृतसर क्षेत्रीय मांग के आधार पर जल आपूर्ति लक्ष्यों को समायोजित कर रहा है। 17 CPSW 135 LPCD का मानक का पालन करता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत है, तो आप देखेंगे केवल दो यहाँ पे सही है। यहाँ पर जो दिल्ली है बेसिकली CPSEE का पालन करता है। ठीक है, वास्तविक समय को की जगह पे अगर आप देखें। फिर हम बात करेंगे अगले आर्टिकल पर प्रश्न क्रमांक 5 पे बात करेंगे जो कथन बात करता है भारतीय अकादमी स्वतंत्रता अत्याधिक नियमन बाजारकरण के कारण घट गई है। दूसरा कारण क्या है, भारतीय संस्था में लगभग 50% संख्या स्थायी पूर्णकालिक प्रोफेसर है। क्या ये बात सही है, कारण सही है? तो कारण यहाँ पे गलत है। यहाँ पे देखिए तो इस तरह से अगर परमानेंट पूर्णकालिक प्रोफेसर नहीं है, लेकिन हाँ पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बेसिकली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कभी जारी हुई थी तो इस संबंध में ये आर्टिकल आए थे। फिर अब हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा संबंधी प्रश्न की। भारत का ई वेस्ट संकट डिजिटल वृद्धि से प्रेरित है लेकिन अनौपचारिक तरीके से निपटने और कमजोर नियमन से और भी बढ़ जाता है। ई वेस्ट संबंधी जो चुनौतियां सुधार, सबसे पहले आपको मुख्य मुख्य परीक्षा में क्या बताना है, देखिए परिभाषा में सबसे पहले आप आंकड़े, पहले आप ई वेस्ट के बारे में बता दीजिए कि ई वेस्ट आखिर होता क्या है। ई वेस्ट के बाद आप बताइए कि जो ई वेस्ट संबंधी चुनौतियां वो किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही हैं। चुनौतियां कैसे बढ़ रही हैं, यहाँ पर आप देखेंगे लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसके अलावा वर्तमान में आप देखेंगे 16.06 लाख मेट्रिक टन ई वेस्ट यहाँ पर उत्पन्न हो गया और लगभग अगर आप देखेंगे 95% इसका ट्रीट ही नहीं हो पा रहा है। ये सारी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे यहाँ पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कि जो ई वेस्ट संबंधी आंकड़े हैं उनके संबंध में यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम आगे देखते हैं, गिव मी अ सेकंड। अब आपको सॉरी, यहाँ मुझे थोड़ा सा अब हम बात करेंगे ई वेस्ट के जो कारण है उनके संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। आखिर ई वेस्ट के कारण क्या है, क्यों इतना ज्यादा ई वेस्ट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो आप देखेंगे डिजिटल विस्तार है, हमारा डिजिटल जो उपयोग है आज की डेट में सभी के पास एक लैपटॉप, एक फोन, बहुत सारे डिवाइसेस, ईयरफोन, ईयरबड्स, हेडफोन्स, ये सारे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये खराब होते हैं, खराब होने के बाद ये ई वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको ट्रीट यहाँ पे ना कर पाने, ये सारी समस्या है। फिर आप देखेंगे वर्तमान में जो हमारा मॉडल है ना, EPR मॉडल, स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले यहाँ पर हमने कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है लेकिन जो ये बहुत इफेक्टिव नहीं है अभी। जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है ये भी इफेक्टिव नहीं होती। ये सारी जो इनफेक्टिवनेस है ये कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त जो रूल्स हैं हमारे ईवेस्ट संबंधी 2022 रूल्स हमने अमेंडमेंट किए, लेकिन यहाँ पे देखें जिनके डिजिटल ट्रैकिंग करना, केंद्रीय डाटाबेस बनाना, ये सारी समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। ये सारा अभाव है, ये कहीं 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 ना कहीं कारण है। निष्कर्ष में हमें ये देखने की जरूरत है कि देखिए ई वेस्ट है, ई डिवाइसेस का यूज तो लगातार बढ़ने वाला है, उसमें मतलब कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर देखना होगा कि कुछ ऐसी स्कीम चले, जैसे कैशिफाई के बारे में आपने सुना होगा। स्पेसिफाई में अगर आप देखेंगे जो भी मोबाइल खराब है, कितने ही खराब हो, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे दाम मिल जाता है। तो बेसिकली इस तरह की सरकार को और निजी संस्थाओं को साथ में मिलके काम करने की आवश्यकता है। जो सेकंड हैंड फोन्स है, सेकंड हैंड डिवाइसेस हैं, अब ये तो फोन के संबंध में है और चार्जर के संबंध में होनी चाहिए। अब देखिए चार्जर किसी का खराब हो फेंक ही देता है, ऐसा तो नहीं कि उसके जो वायर की कुछ ना कुछ तो यूज होगा, उसके प्लास्टिक का यूज हो सकता है ना। उसी तरह से ईयरफोन में भी आप देखेंगे उसके प्लास्टिक का यूज हो सकता है। तो इस तरह से अगर सरकार कोई ऐसी स्कीम चलाती है या निजी संस्थाओं के साथ मिलके कैसीफाई जैसी अन्य पहल शुरू की जाती है तो आप देखें जो ई वेस्ट की जो समस्या है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। फिर अगला जो प्रश्न है, बात करें भारत में शैक्षिक परिदृश्य में हो रहा बदलाव स्वायत्ता विविधता अनुसंधान गुणवत्ता के लिए खतरे उत्पन्न करता है। भारत में उच्च शिक्षा बाजारीकरण केंद्रीकरण के प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो बेसिकली अगर आप बात करें जो शैक्षिक परिदृश्य में बदलाव हो रहा है, स्वायत्ता विविधता अनुसंधान गुणवत्ता के लिए खतरे उत्पन्न कर रहा है, बाजारों केंद्रीकरण के प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कहते हैं। इसमें बताना है आपको, सबसे पहले तो आप ये बताइए भारत की जो उच्च शिक्षा है उसमें कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। अब देखें केंद्रीय नियमन है,
कि यह निजी प्रभाव वाणिज्यिक रूप द्वारा चिन्हित है वर्गीकृत जगह जिसके जिससे इसके स्वायत्ता अकादमिक स्वतंत्रता पर मूल्यों पर चुनौती मिल रही है। तो कहीं न कहीं आप देखिए साथ ही शैक्षिक संबंधी जो डाटा है यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। फिर आप बताएँगे यहाँ पर किस तरह से बदलाव हो रहा है, स्वायत्ता किस तरह से प्रभावित हो रही है, जैसे नियामक का कड़ा होना, रैंकिंग संबंधी बदलाव, फिर कारपोरेट प्रेरित शिक्षा और शंका अनिश्चितता भी यहाँ पर कारण यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फिर शिक्षण को सीखने का प्रभाव आप देखेंगे यहाँ पे किसी छात्र अनुभव यहाँ पे बेहतर ना हो पाना, फिर देखेंगे जो बेहतर समन्वय, बेहतर फंडिंग संबंधी समस्या भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है और बेहतर अनुसंधान संबंधी गुणवत्ता खतरे भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर आप देखेंगे जो बाजारीकरण है, इससे और भी प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नैतिक चुनौतियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, नैतिक चुनौतियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप देखें छात्र का अनुभव के संबंध में चुनौतियाँ देखने को मिल सकती है, आलोचनात्मक सोच का विकास ना हो पाना, उदार कला का संपर्क ना हो पाना, तो बेसिकली बहुत सारी समस्याएँ यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो आप यहाँ पे निष्कर्ष में बताएँ कि देखिए उच्च शिक्षा में सुधार, अकादमिक स्वायत्ता की रक्षा भी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए तथा नैतिकता भी बनी रहनी चाहिए। संतुलन यहाँ पे बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही भारत की जो ज्ञान अर्थव्यवस्था है, अत्यधिक बाजार नौकरशाही दबाव से मुक्त होनी चाहिए और इसको आलोचनात्मक परीक्षण इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। चलिए धन्यवाद।